यह वीडियो आपको वेडिंग फोटोग्राफी की हर स्थिति के लिए सबसे अच्छे कैमरा सेटिंग्स की पहचान करने में मदद करेगा। वेडिंग फोटोग्राफी एक कॉम्प्लिकेटेड जेनर है क्योंकि आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होता है। आपको वेडिंग की तस्वीरें अंदर, बाहर, दोपहर की धूप में और रात में शूट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको एक ही मौके में सही शॉट लेना होता है। सालों साल तक शादियों की फोटोग्राफी करने और देखने के बाद हमने बहुत कुछ कठिनाई से सीखा है और यह वीडियो आपको आपके कैमरा सेटिंग्स को समझने में एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। चाहे आप पहली बार अकेले वेडिंग फोटोग्राफी करने वाले हों या प्रोफेशन शादी की फोटोग्राफी के कुछ टिप्स ढूंढ रहे हों, यह वीडियो आपकी सफलता में सहायक होगा। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी कैमरा सेटिंग्स क्या हैं? वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी कैमरा सेटिंग्स इस पर निर्भर करती हैं कि आप शादी के दिन के किस हिस्से को शूट कर रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं आपको कोई सरल उत्तर नहीं दे सकता जो सब कुछ स्पष्ट कर दे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अपनी कैमरा सेटिंग्स को इतनी गहराई से समझने की आवश्यकता है कि आप जान सकें कि कब क्या और क्यों उपयोग करना है। घबराएं नहीं, मैं आपको कुछ सामान्य प्रक्रियाएं बता सकता हूं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। आमतौर पर आपको मोशन ब्लर से बचने के लिए फास्ट शटर स्पीड का उपयोग करना चाहिए जब तक कि आप इसे जानबूझकर ब्लर न बना रहे हों, जैसे नाचते हुए दृश्यों में। आपको इमेज क्वालिटी को अधिकतम करने के लिए कम आईएसओ का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आप लेंस की सीमा, लाइट या इफेक्ट के आधार पर अपना एपर्चर चुनेंगे। जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे, आप विभिन्न लाइट कंडीशंस के लिए सबसे अच्छी कैमरा सेटिंग्स जानना चाहेंगे, इसलिए हम उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए पहले कुछ सामान्य कैमरा सेटिंग्स को समझते हैं और फिर विशिष्टताओं पर चर्चा करते हैं। आइए वेडिंग की तस्वीरों के लिए सामान्य कैमरा सेटिंग्स पर चर्चा करें। हम कैमरा मोड के बारे में बात करेंगे, जो एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को नियंत्रित करता है। फिर हम फोकस, मीटरिंग और ड्राइव मोड पर गहराई से चर्चा करेंगे। कैमरा मोड। कैमरा मोड वह तरीका है जिससे आप अपने कैमरे को शूट करते हैं। और शादी की फोटोग्राफी के लिए मैं मैनुअल मोड एम की सिफारिश करता हूं। मैनुअल मोड आपको एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ पर पूरी तरह से नियंत्रण देता है। चूंकि शादी का दिन बहुत ही परिवर्तनशील होता है, इसलिए मैनुअल मोड में शूटिंग करके अपनी सेटिंग्स को नियंत्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। कई शादी के फोटोग्राफर एपर्चर प्रायोरिटी मोड का उपयोग करते हैं। आप भी शुरुआत में इसे आजमा सकते हैं, लेकिन इसे अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट करने वाला साधन न बनने दें। एपर्चर प्रायोरिटी मोड एक सेमी ऑटोमेटिक मोड है जिसमें आप एपर्चर को नियंत्रित करते हैं और कैमरा शटर स्पीड और आईएसओ को एडजस्ट करता है। इसी तरह शटर प्रायोरिटी मोड एस भी होता है, जिसमें आप शटर स्पीड को नियंत्रित करते हैं और कैमरा एपर्चर और आईएसओ को एडजस्ट करता है। एपर्चर एफ स्टॉप। एपर्चर डेप्थ को कंट्रोल करता है। वाइड एपर्चर कम एफ स्टॉप नंबर जैसे f1.8 से f4 एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बनाता है, जिससे बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है। नैरो एपर्चर उच्च एफ स्टॉप नंबर जैसे f5.6 से f11 अधिक डेप्थ देता है, जैसे शादी की पार्टी के ग्रुप फोटो के लिए। शटर स्पीड। तेज शटर स्पीड गति को फ्रीज करती है, जबकि धीमी शटर स्पीड गति धुंधलापन या कैमरा शेक दिखाती है। आमतौर पर आप गति को फ्रीज करना चाहेंगे और इसके लिए कम से कम 1/200 की शटर स्पीड चाहिए। आईएसओ लाइट के प्रति सेंसिटिविटी को दर्शाता है। कम आईएसओ सेटिंग्स जैसे 100 से 400 पसंदीदा होते हैं क्योंकि वे इमेज क्वालिटी को अधिकतम करते हैं, लेकिन केवल तब संभव होते हैं जब सफिशिएंट लाइट हो। कम प्रकाश स्थितियों में आपको अपने आईएसओ को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही नॉइज से बचने की कोशिश करनी होगी। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके कैमरे की आईएसओ कैपेबिलिटी क्या है। व्हाइट बैलेंस कलर टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और प्रकाश स्थितियों के आधार पर सेट किया जाता है, जैसे डेलाइट, क्लाउडी और टंगस्टन। यदि आप रॉ में शूट करते हैं तो आपकी तस्वीरों को पोस्ट प्रोडक्शन में एडजस्ट किया जा सकता है और अधिकांश आधुनिक कैमरे ऑटो व्हाइट बैलेंस के साथ आते हैं। फोकस मोड। आपके कैमरे में विभिन्न फोकस मोड होते हैं, जैसे मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए कंटीन्यूअस ऑटो फोकस,
कुछ शादी के फोटोग्राफर स्थिति के आधार पर फोकस मोड बदलते हैं, जैसे ब्राइड और ग्रूम के पोर्ट्रेट्स के लिए सिंगल शॉट मोड का उपयोग। यदि आप केवल एक फोकस मोड चुनने जा रहे हैं तो हम कंटीन्यूअस ऑटो फोकस का उपयोग करते हैं। मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड प्रकाश को मापता है। इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स मीटरिंग मोड्स पूरे दृश्य का आकलन करके सही एक्सपोजर में मदद करते हैं। मीटरिंग आपको ओवर या अंडर एक्सपोज्ड छवियों से बचने में मदद कर सकता है। ड्राइव मोड। अधिकांश समय आप सिंगल शॉट ड्राइव मोड में शूट करेंगे, जहां हर बार शटर दबाने पर एक फोटो खींची जाती है। हालांकि बर्स्ट मोड या हाई स्पीड ड्राइव आपको शॉट्स की एक तेज श्रृंखला को कैप्चर करने की अनुमति देता है। यह त्वरित एक्शन शॉट्स के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आपको बफरिंग के बारे में सतर्क रहना होगा। अगर आप एक साथ बहुत अधिक शॉट्स लेते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि आपका कैमरा फिर से शूट करने के लिए तैयार न हो जाए। वेडिंग में बर्स्ट मोड 2-3 मौकों पर काम आता है, जैसे कि दूल्हे की घुड़चढ़ी, दूल्हे की एंट्री, ब्राइड एंट्री या वरमाला के टाइम पर। रॉ में शूटिंग करने से आपको अपनी छवियों में अधिकतम जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जो उच्च गुणवत्ता वाले पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। हम रॉ और जेपीईजी मोड्स में शूट करते हैं क्योंकि हम लाइटरूम में एडिट करते हैं। अधिकांश शादी के फोटोग्राफर रॉ या रॉ और जेपीईजी में शूट करते हैं। यदि आप जेपीईजी में शूट करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी तस्वीरें कैमरे में सही एक्सपोज्ड होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें क्या एक्सपोजर सेटिंग्स लगाना चाहिए। इंडोर वेडिंग रिसेप्शन के लिए बेस्ट कैमरा सेटिंग्स। इंडोर वेडिंग रिसेप्शन के लिए आपको अधिक से अधिक रोशनी अंदर लाने के लिए एक वाइड अपर्चर जैसे f1.8 से f2.8 का उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी सबसे फास्ट लेंस का उपयोग करना होगा, जो कम f स्टॉप संख्या सक्षम होते हैं। इसके बाद आपको पर्याप्त शटर स्पीड बनाए रखनी होगी, आइडियल रूप से 1/200 या उससे अधिक, जो आपके फोकल लेंथ पर निर्भर करती है। तेज शटर स्पीड से आपको मोशन ब्लर रोकने में मदद मिलेगी, खासकर जब लोग डांस करना शुरू करते हैं। कभी कभी आप मोशन ब्लर का उपयोग एक खास माहौल दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह जानबूझकर किया गया होगा। अंत में आपको सही एक्सपोजर पाने के लिए अपना आईएसओ बढ़ाना होगा, लेकिन इसे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि इमेज में नॉइज आ जाए। यदि रिसेप्शन काफी अंधेरा है तो आपको एक फ्लैश का उपयोग करना पड़ सकता है और इसे एम्बियंट लाइट के साथ बैलेंस करना पड़ सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्राकृतिक रोशनी को देखना और फोटोग्राफ करना सीखें, लेकिन आपको लाइट भी क्रिएट करना आना चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफी के पहले कुछ सालों में मैं हमेशा वेडिंग वेन्यू को विजिट करता था ताकि मैं वहां की विशेष लाइटिंग कंडीशन के लिए तैयार रह सकूं। अब भी अगर यह नया वेन्यू है तो मैं ऑनलाइन स्काउटिंग के अलावा जल्दी पहुंचकर यह सुनिश्चित करता हूं कि मुझे वहां क्या स्थिति मिलने वाली है और उन विभिन्न कॉम्प्लिकेशंस के लिए रणनीति बना सकूं जो अलग अलग वेन्यू में हो सकते हैं। आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटिंग्स। आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आपके पास सेटिंग्स के साथ काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि प्राकृतिक रोशनी प्रचुर मात्रा में होती है। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता और उपलब्ध रोशनी कम नहीं हो जाती, आप उच्चतम इमेज क्वालिटी के लिए एक कम आईएसओ चुन सकते हैं। आप अपनी शादी की तस्वीरों में मोशन ब्लर से बचने के लिए एक पर्याप्त शटर स्पीड बनाए रखेंगे। आप अपने अपर्चर के साथ योजना बना सकते हैं, ग्रुप शॉट्स के लिए एक मॉडरेट अपर्चर चुन सकते हैं, और जब आप ब्लर बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स के लिए एक वाइड अपर्चर चुन सकते हैं। आप शायद मूविंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि ब्राइडल पार्टी जो वेडिंग सेरेमनी में प्रवेश कर रही है, के लिए एक कंटीन्यूअस ऑटो फोकस मोड चुनेंगे। नाइट वेडिंग फोटोग्राफी सेटिंग्स। रात में वेडिंग फोटोग्राफी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि रोशनी की कमी होती है। आपको एक तेज लेंस की जरूरत होगी, यानी ऐसा लेंस जो कम स्टॉप संख्या में सक्षम हो ताकि वह जितना संभव हो उतना प्रकाश प्राप्त कर सके। रात की फोटोग्राफी में आपको एक धीमी शटर स्पीड की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको कैमरा शेक से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। आप एक ट्राइपॉड का उपयोग कर सकते हैं और या अपने ब्राइड और ग्रूम से एक क्रिएटिव पोर्ट्रेट के लिए स्थिर खड़े रहने का अनुरोध कर सकते हैं।
आप स्पेशल इफेक्ट्स या मोशन ब्लर या स्पार्कलर्स कैप्चर करने के लिए लंबी एक्सपोजर का उपयोग कर सकते हैं। एक बात जो ध्यान में रखनी है वह है वेन्यू की एम्बियंट लाइट और आप इसे कैसे ब्लॉक या उपयोग कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की वेडिंग फोटोज क्रिएट करना चाहते हैं। वेडिंग रिसेप्शन के अन्य रात के पलों को कैप्चर करने के लिए आपको फ्लैश और ऑफ कैमरा लाइटिंग का उपयोग करना सीखना होगा ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को रोशन कर सकें या मोशन को फ्रीज कर सकें। शुरुआत में कई वेडिंग फोटोग्राफर्स को नाइट वेडिंग फोटोग्राफी चुनौतीपूर्ण लगती है। ऑफ कैमरा फ्लैश पहले थोड़ा डराने वाला हो सकता है। अंततः आपको इस चुनौती से मिलने वाले अतिरिक्त क्रिएटिविटी का आनंद आएगा। मेरी सबसे अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स में से एक यह है कि खुद को बहुत ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफी इक्विपमेंट से न भरें। यह न केवल आपके बजट के लिए बुरा है, बल्कि अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक समय में खुद को एक नई तकनीक के साथ चैलेंज दें और आप अद्वितीय और शानदार तस्वीरों की ओर अपना रास्ता बना लेंगे। वेडिंग फोटोज के लिए अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ कैसे चुनें? वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा अपर्चर पूछना एक सरल प्रश्न लग सकता है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर जानता है कि यह इतना आसान नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी सेटिंग्स वेन्यू से लेकर ब्राइडल पार्टी के साइज और आपके पास उपलब्ध कैमरा लेंस तक हर चीज पर निर्भर हो सकती है। इसलिए मेरे पास आपके लिए एक चीट शीट नहीं है जो आपके सभी निर्णयों को सरल बनाती है, लेकिन मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज दे सकता हूं जो वेडिंग शूटिंग में मदद करेंगे। और जितना अधिक आप शूट करेंगे, यह उतना ही सहज हो जाएगा। अनुभवी वेडिंग फोटोग्राफर अक्सर स्थिति को देखकर तुरंत जान जाते हैं कि वे किन सेटिंग्स का उपयोग करना चाहते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा अपर्चर क्या है? जब वेडिंग फोटोग्राफी के लिए अपर्चर की बात आती है तो आपको परिस्थितियों का आकलन करना होगा। क्या आप फ्लावर्स के डिटेल शॉट्स के चारों ओर एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और खूबसूरत बुके बनाना चाहते हैं? तब f1.8 पर शूट करें। लेकिन अगर आपको एक बड़ा ग्रुप फोटो लेना है तो सभी को शार्प होना चाहिए और आपको f8 जैसे नैरो अपर्चर का लक्ष्य बनाना चाहिए। हालांकि अगर मौजूदा लाइटिंग कंडीशन में f8 का उपयोग करने से आपको बहुत धीमी शटर स्पीड या उच्च आईएसओ का उपयोग करना पड़ता है, तो आपको इसे f4 तक कम करने की आवश्यकता हो सकती है। मेरा कहना है कि विभिन्न अपर्चर्स को समझना और कब उनका उपयोग करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप f4 रेंज में सुरक्षित खेल सकते हैं, जहां आपको f1.8 की तरह परफेक्ट शार्पनेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी या बहुत कम शटर स्पीड से परेशानी नहीं होगी। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा अपर्चर दिन के समय के हिसाब से बदलता रहता है और उस प्रकार की तस्वीरों पर निर्भर करता है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अंत में मैं अपना व्यक्तिगत सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपर्चर और शटर स्पीड अपनी मनपसंद का सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यदि आपका ऑब्जेक्ट स्टिल है तो शटर स्पीड 1/125 लगा दीजिए और यदि डांस आदि मोशन वाले पिक्चर लेना हो तो शटर स्पीड 1/250 या 1/320 कर दीजिए। इसी प्रकार अपर्चर भी अपना मन चाहा लगा दीजिए। क्लोज-अप और पोर्ट्रेट्स के लिए f1.8 या f2.8, ग्रुप के लिए f4 या f5.6 लगा लीजिए। बाकी सब कुछ आप ऑटो आईएसओ पर छोड़ दीजिए। आजकल के कैमरे इतने सेंसिटिव हैं कि इनका आईएसओ बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। वैसे तो अगर लाइट अच्छी है तो बड़े आईएसओ पर भी नॉइज नहीं आता है। आपको अपने कैमरे की आईएसओ कैपेबिलिटी पता होना चाहिए कि किस आईएसओ तक नॉइज नहीं आएगा। आप जब भी कैमरे को ऑटो आईएसओ पर डालेंगे वो आपसे मैक्सिमम आईएसओ की परमिशन मांगेगा। आप अपना टेस्टेड आईएसओ फिक्स कर दीजिए, कैमरा कभी भी उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरह कैमरा आपसे मिनिमम शटर स्पीड भी पूछेगा, तो आप एक सेफ शटर स्पीड जैसे कि 1/125 या 1/100 फिक्स कर सकते हैं। अब आप पूरे वेडिंग वेन्यू में बेफिक्र होकर घूम घूम कर पिक्चर ले सकते हैं। अपने आप लाइट कंडीशन के हिसाब से आईएसओ कम ज्यादा होता रहेगा। आपकी कोई भी पिक्चर अंडर या ओवर नहीं होगी। यदि बाई चांस ऐसा होता भी है तो आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन में जाकर एक दो स्टॉप एक्सपोजर कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी सभी पिक्चर बिल्कुल सही आएंगी।
आप सिर्फ अपने कॉम्पोजिशन और टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अपने वेडिंग फोटो शूट में कुछ फायदा पहुंचाएगा। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।